हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर व्यूअर्स, माय नेम इज़ बिट्टू और आज हम लोग बात करने वाले हैं फेडरलिज्म के बारे में। तो यार चलो बात करते हैं फेडरलिज्म के बारे में। सो व्हाट इज़ फेडरलिज्म? व्हाट इज़ द कोर आइडिया ऑफ फेडरलिज्म? तो फेडरलिज्म इज़ द प्रोसेस वेयर द सेंट्रल अथॉरिटीज़ डिवाइड्स इट्स पावर अमॉन्ग स्टेट्स और या फिर लोकल अथॉरिटीज़। यानी कि फेडरलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्टेट या फिर एक सेंट्रल अथॉरिटी जो होती है वो अपने पावर को सब डिवाइड करती है उसके छोटे अथॉरिटीज़ में। जैसे अगर एक सेंट्रल अथॉरिटी है वो स्टेट अथॉरिटीज़ में डिवाइड कर सकती है और स्टेट अथॉरिटीज़ लोकल अथॉरिटीज़ में भी अपने पावर को डिवाइड कर सकती है। सो अब हम लोग समझते हैं कि फेडरलिज्म आखिर ज़रूरत क्यों है। तो यार हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक देखो, हम लोग एक रेनबो को आइडियल मानते हैं। सो रेनबो में डिफरेंट कलर्स होते हैं, 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं विव। अब वो 7 डिफरेंट कलर्स क्या होते हैं? डाइवर्सिफाइड होते हैं, नेचर में एक दूसरे के अलग होते हैं, लेकिन वो सातों कलर मिलकर ही तो एक सुंदर सा पैटर्न बनाते हैं ना, सेमी सर्कल रेनबो के जैसा। और नेचर में लगभग हर एक चीज़ अलग इन कलर्स होती हैं, अलग इन नेचर होती है, लेकिन सारे के सारे चीज़ें मिलकर के एक स्पेसिफाइड पैटर्न बनाती है, एक सुंदर सा चीज़ बनाती है। ऐसे क्या होता है कि अलग अलग चीज़ों मिलकर के ना हमें एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ देती है, एक ब्यूटीफुल चीज़ देती है। तो वही चीज़ परफॉर्म करने के लिए हम लोग फेडरलिज्म का यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो कंट्री है ना वो यूनिफाइड रह सके। यानी कि हम लोग जो कहते हैं ना अभी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, तो वो रह सके, इसीलिए हम लोग फेडरलिज्म यूज़ करते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ अ प्लेस लेट्स टू डिज़ास्टर। यानी कि अगर कोई भी जगह का सेंट्रलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा हो, हद से भी ज़्यादा हो, तो वहाँ का पार्टीशन एकदम मस्ट है, वहाँ पर पार्टीशन होके रहेगा। अब ऐसा क्यों? आप खुद समझ सकते हो कि अगर बहुत सारे लोग हैं और उनमें से कुछ ही लोग अगर सारे को कंट्रोल कर रहे हैं तो किसी का डिमांड्स पूरा होगा, किसी का नहीं होगा। इसके चलते क्या होगा? डिस्प्यूट्स होने का चांस बहुत ज़्यादा होगा। ये एकदम कॉमन सी बात है। अब लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। तो इसमें का 2-3 कॉन्सेप्ट हैं। तो पहला देखिए, पहला क्या है ना कि हम लोग के फेडरलिज्म में, हम लोग का खास करके इंडिया में, यहाँ पर 2 पॉलिटिकल चीज़ है। पहला पॉलिटिकल चीज़ ये आता है कि हम यहाँ पर एक रीजनल पॉलिटिक्स भी है, दूसरा नेशनल पॉलिटिक्स भी है, हम लोग खुद देख सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग खुद भी 2-2 आइडेंटिटीज़ को फॉलो कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा आइडेंटिटीज़ को फॉलो कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट मैं एक बिहारी भी हूँ और एक इंडियन भी हूँ। दूसरा अगर कोई बंदा है वो क्या बोल सकता है कि मैं एक झारखंडी भी हूँ और एक इंडियन भी हूँ। इसी तरह करके हर लोगों का अपना 2 से ज़्यादा, एक या 2 से ज़्यादा आइडेंटिटीज़ होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं एक रांचियन भी हूँ और एक झारखंडियन भी हूँ और एक इंडियन भी हूँ, दैट इज़ वॉट, दैट इज़ माई आइडेंटिटीज़। ये मेरा आइडेंटिटीज़ है। ये आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि हमने अपनी आइडेंटिटी को डिफरेंट लेवल्स में बांट करके रखा है। यानी कि अगर हम लोग विदेश जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे नहीं कि हम लोग झारखंडी, हम लोग बोलेंगे इंडियन है। और अगर हम लोग इंडिया में ही हैं तो हम लोग बोलेंगे झारखंडी है। और अगर झारखंड में तो हम बोलेंगे कि हम लोग एक रांचियन से, यानी हम लोग रांची से। तो इसी तरह फर्दर डिवाइड होता है जगह के अनुसार। यही काम करता है हमारा फेडरलिज्म। ये आ गया दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट ये कि देखिए यार, अगर कहीं भी फेडरलिज्म है ना, वहाँ पर डिवीज़न ऑफ पावर होगा। तो अगर ऐसा कंडीशन है, जैसे हमारे यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए 3 जगहों पर मतलब पावर्स को बांटा गया। पहला यूनियन, दूसरा स्टेट और तीसरा आ जाता है हमारा लोकल। तो अगर मान के चलो किसी 2 में डिस्प्यूट हो गया, समझ लो ऐसे यूनियन और स्टेट में डिस्प्यूट हो गया, तब क्या होगा? तब वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो कि है जुडिशरी, वो आएगी और वो फैसला करेगी। दैट इज़ द मेन आइडिया। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर फेडरलिज्म वर्क कैसे करेगा। तो फेडरलिज्म तभी वर्क कर पाएगा जब हमारे जो सब डिवाइडेड पावर्स है ना वो स्मूथली परफॉर्म करेंगे। यानी कि जब उनमें कॉपरेशन होगा, उनमें कोऑर्डिनेशन होगा ना, तभी हमारे जितने भी फेडरलिज्म के कोर कॉन्सेप्ट है, जितने भी आइडियाज़ हैं, वो अच्छा से काम कर पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म कैसे है और इसके क्या क्या महत्व है। देखिए, हमारा जो देश है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। आज़ादी के टाइम पर तो और बड़ा था। 500+ प्रिंसली स्टेट्स में हमारा देश डिवाइडेड था और कितने सारे असेंबलीज वगैरह में डिवाइडेड थे। इसको यूनिफाई करने के बाद बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि कोई एक इंसान या फिर कोई एक बॉडी पूरे कंट्री को सुपरवाइज कर सके। सो हमारे कंट्री ने फेडरलिज्म के आइडिया को फॉलो किया और इसी पर हम लोग आगे बढ़ते गए। और
जितना भी एरिया है ना इसका, पूरा इंडिया का हमारे जितना भी एरिया, सारे की जगहों पर फेडरलिज्म का जो कोर कॉन्सेप्ट होता है उनको हम लोग फॉलो भी करते हैं। जैसे हमारा आर्टिकल 1 क्या है? आर्टिकल 1 है इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये कोई कंट्री नहीं कहा गया है, भारत को कोई कंट्री नहीं कहा गया है, इसमें खुद कहा गया है कि ये क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी कि डिफरेंट स्टेट्स मिल करके एक जगह बनाया है। ये खुद हमारा आर्टिकल नंबर 1 में लिखा गया। और आर्टिकल 1 का सब आर्टिकल 2 में क्या लिखा गया कि इसके जितने भी स्टेट्स हैं वो सब मिल करके बनाया है, और जितना भी टेरिटरीज है वो सब स्पेसिफाइड है फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक, ये हमारा चीज़ था। तो अब बात आता है कि यहाँ पर कि हम लोगों ने समझ लिया पावर किस में डिवाइडेड है, यूनियन में है, स्टेट में। तो अब कौन सा पावर कौन यूज़ करेगा, इसको कैसे लो? अभी हम लोग लोकल गवर्नमेंट को साइड में रखते हैं क्योंकि लोकल गवर्नमेंट थोड़ा लेट से आया था। तो देखो यार, पावर को डिफाइन करने के लिए हम लोग लिस्ट्स का यूज़ करते हैं। तो तीन तरह का लिस्ट होता है, मेनली 4 होता है। अभी हम बताते हैं आपको। पहला होता है कॉन्करेंट लिस्ट, पहला होता है यूनियन लिस्ट, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट, तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट, और चौथा होता है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। अब देखिए, यूनियन लिस्ट वैसा लिस्ट होता है ना जिसमें वैसे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किए जाते हैं जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को एक्सरसाइज कर पाए। सेम गोज विद द स्टेट, लेकिन उसमें सिर्फ ऐसे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं जिसमें स्टेट ही परफॉर्म कर पाए। लेकिन कॉन्करेंट में क्या होता है कि दोनों मिलकर के फैसला ले सकते हैं या फिर अपने अपने एरिया में वो लोग इम्प्लीमेंट कर सकता है। और चौथा होता है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। जैसे कि आप ऐसा देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो नए चीज़ आए, जैसे कंप्यूटर, IT सेक्टर्स, तो ऐसे सेक्टर्स को अगर कुछ इसमें कुछ बदलाव लाना हो या कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ ऐड करना हो, तो उसी को कहते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। मेनली इसका मेन जो कंट्रोल रहता है ना वो रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब इसी तरह देखिए तो ये सब सारे जितने भी ना वो 7 शेड्यूल में हमारे मेंशन है। तो यूनियन लिस्ट में 70+ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं आपके, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में 50+ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। इसी तरह सब में अलग अलग जगह सब्जेक्ट बटा हुआ है। जैसे यूनियन लिस्ट में आपका डिफेंस आ जाएगा, फॉरेन रिलेशंस आ जाएगा, आपका स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर आ जाएगा, ट्रेड आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन आ जाएगा, और उसके बाद रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में वही कंप्यूटर, FIT, IT आ जाएगा। ये होता है हमारा डिविजन्स ऑफ पावर जो हम लोग पढ़ते हैं। अब लोग समझते हैं कि फेडरलिज्म जो कि हम लोग का कोर आइडियल है, जो कि हम लोग चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बिना तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो सबसे मेन है। लेकिन आप ये देखो, जैसे आप कोई भी पेड़ देखते होंगे ना, तो वो पेड़ का समझो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो पेड़ का जो तना होता है ना, जो सबसे मोटा भाग होता है, उसको आप समझो सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके जो ब्रांच निकले होते हैं ना उसको समझो आप स्टेट गवर्नमेंट। तो कितना भी ब्रांच निकला हो, जब तक सेंट्रल यानी कि स्टेम, वो पेड़ का तना मजबूत और मोटा नहीं ना होगा, तब तक पेड़ टिक नहीं पाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिलेटिवली हमारे कंट्री में थोड़ा ज़्यादा पावर दिया जाता है स्टेट के मुकाबले, लेकिन ये जायज़ भी है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमारे कंट्री में ना ज़रूरत है कि सुपरविज़न सबसे अच्छा से हो, और हमारे कंट्री में एक्चुअली डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर स्टेट्स को पावर दी जाए ना तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगेंगे। खुद स्टेट्स में अभी भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं डिस्प्यूट्स को लेकर के, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर उस टाइम पूरा ऑटोनॉमी दे दिया गया ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए सुपरविजन भी जरूरी है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा पावर दिया जाता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को। हम लोग समझते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे काबू कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, कहाँ कहाँ पर ज़्यादा पावर है। तो पहला, इसमें कुछ है 6-7 बातें। तो पहला देखिए, पहला ये कि पार्लियामेंट, हमारा जो पार्लियामेंट है ना, वो कोई भी स्टेट्स को अलग कर सकता है और नए स्टेट्स बना सकता है, या फिर कोई 2 स्टेट्स को एक साथ करके एक नया स्टेट बना सकता है और नाम भी बदल सकता है। ये पहला चीज़। दूसरा ये चीज़ है ना कि किसी भी जो स्टेट है ना वो खुद से फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उनको नहीं मिली है, वो हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पर पैसों के लिए। ये चीज़ सबसे मेन चीज़ है, ये इसी को कहते हैं लोग फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। और बहुत सारे स्टेट जस्ट लाइक वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, अभी हाल फिलहाल में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी ना स्टालिन के, जो वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मांग रहे थे। तो यही चीज़ है, ये बहुत सारे लोग मानते हैं। तीसरा चीज़ ये है कि इमरजेंसी के दौरान अगर देश में कोई क्राइसिस आ जाए, या जस्ट लाइक इकोनॉमिक क्राइसिस, ऐसे इमरजेंसी के दौरान ना जो मतलब समझ लीजिए जो फेडरलिज्म है ना वो मतलब चला जाता है, वो तेल लेने चला जाता है। उस टाइम पूरा का पूरा सेंट्रलाइजेशन छा जाता है। इमरजेंसी के दौरान बहुत ही ज़्यादा वीकेंड हो जाता है फेडरलिज्म, यानी कि
मेजॉरिटी ऑफ द पावर चला जाता है आपके इसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऊपर रखता है स्टेट गवर्नमेंट से। उसके बाद नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी, जैसे फोर्थ पॉइंट आ गया, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस पर भी जैसे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो गया, रेवेन्यू जनरेटिंग, और जो भी पैसा आता है ना फॉरेन से, वो स्टेट में, जैसे स्टेट है ना वो फॉरेन से डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकता, इंडिया को ही ट्रेड करना है। तो इसमें भी हम लोगों को एक ये चीज़ मिलता है। साथ ही साथ देखिए, जैसे जो गवर्नर्स रहते हैं ना, चौथा पांचवा चीज़ ये, जो गवर्नर्स रहते हैं ना वो सेंट्रल अथॉरिटीज़ के द्वारा अपॉइंटेड रहते हैं। तो वो भी, जैसे कोई अगर स्टेट लेजिस्लेचर में बिल आया तो गवर्नर जैसे प्रेसिडेंट हमारा डिले कर सकता है ना, तो गवर्नर भी उसको डिले कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर वाले बिल्स को, अगर प्रेसिडेंट्स का कुछ एडवाइजरी हो उसमें, तो प्रेसिडेंट्स अगर चाहे तो। ये आ जाता है आपका फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट में ये कि जैसे जो भी सेंट्रलाइज सिलेक्टेड ऑफिसर्स रहते हैं ना, जो जैसे IAS हो गए, IPS हो गए, जो UPSC के द्वारा सिलेक्टेड रहते हैं, उन पर स्टेट का कभी राज नहीं चल सकता। स्टेट उनको कुछ नहीं कर सकता, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो सीनियर लेवल ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है एग्जीक्यूटिव्स के, उनको हटाना भी बहुत मुश्किल से होता है। सुप्रीम कोर्ट में एक टफ ज्यूरी बैठती है, उसके बाद जा कर के वो हटते हैं। और हमारा खुद आर्टिकल 257 जिसका फर्स्ट ये है, वो कहता है कि आखिर जो भी पावर्स मिले वो इतना ना मिल जाए स्टेट लिस्ट में, स्टेट्स को, कि वो प्रेसिडाई यानी कि वो सक्सीड कर जाए यूनियन को। लेकिन यूनियन को कुछ ऐसे पावर देना चाहिए वो हमेशा स्टेट से सक्सीडेड रहे। ये हमारा खुद लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग चलते हैं जैसे फिफ्थ पॉइंट पर। तो जो भी चीज़ स्टेट लिस्ट में इंक्लूडेड है या फिर स्टेट में चल रही है, उनको रेटिफाइड भी किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन बस यही है कि वहाँ पर राज्यसभा में पहले इंट्रोड्यूस करना होगा। मैंने खुद आपको लेजिस्लेचर चैप्टर में ये बोला था कि जो भी स्टेट लिस्ट से मैटर वाली चीज़ रहती है उनको पहले राज्यसभा में इंक्लूडेड रहते हैं, उसके बाद ही वो डिस्कस होती है दूसरे हाउस में। इसीलिए जो भी चीज़ अगर बिगाड़ने, अगर कुछ बनानी भी, स्टेट लिस्ट में कुछ ऐड भी करना, तो पहले वो राज्यसभा से होकर के गुजरेगी। और राज्यसभा है कहाँ, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, सेंट्रल का पार्ट है। इसीलिए हम लोग इसको भी एक तरह से मान सकते हैं, थोड़ा सा एडवांटेज सेंट्रल के लिए। उसके बाद जो पार्लियामेंट है ना, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 के तहत पार्लियामेंट इंश्योर करता है जितनी भी उसके टेरिटरी, इंडिया के टेरिटरी के अंदर चाहे जो भी स्टेट हो, जितने भी पीपल्स हैं उनका सिक्योरिटी इंश्योर करती है खुद पार्लियामेंट। यानी कि कोई भी टाइम पर स्टेट जो है वो कभी पीपल्स पर अत्याचार नहीं कर सकता है, स्टेट कभी इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकता है, वो सिर्फ सेंट्रल का काम है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर भी एक मान सकते हैं, इसको हम लोग मान सकते हैं एक एडवांटेज के तौर पर। अब बात करते हैं हम लोग कॉन्फ्लिक्ट्स पे। तो अब जाहिर सी बात है, जहाँ पर पावर का डिवीजन आ गया, लोग चाहेंगे कि मेरे पास ज़्यादा पावर हो, मेरे पास ज़्यादा पावर हो। इसी के चक्कर में कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत अराइज होते हैं। अब बात यह है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को डील कैसे किया जाता है। तो देखिए बहुत सारे जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, तो बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं ना जो अपने ऑटोनॉमी के लिए हमेशा डिस्प्यूट में रहते हैं। तो बाद में इनका सॉल्यूशन मतलब जो जुडिशरी है उनके द्वारा किया जाता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। तो देखिए 1950s और 1960s के टाइम पर ना कांग्रेस का जो डोमिनेंसी था वो बहुत ज़्यादा था। पूरे इंडिया के लेवल में कांग्रेस जैसा पार्टी कोई था ही नहीं। तो सेंट्रल में भी वही, स्टेट में भी वही, तो डिस्प्यूट्स बहुत कम होते थे। भाई दूसरा गवर्नमेंट रहेगा तब ना, अब मेरा ही बंदा कोई दूसरा जगह पर है तो हमको उससे क्या दिक्कत। लेकिन अगर वही दूसरी जगह पर दूसरा बंदा आ जाएगा तो हो सकता है मेरा उसमें टकरार आ जाए। तो कांग्रेस का जब तक था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन नए स्टेट्स के फॉर्मेशन में थोड़ा सा दिक्कत आता था, वो एक चीज़ था। लेकिन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में 1950-1960 के टाइम पर वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन 1960s के मिडिल और उसके बाद, खास करके 1989 के बाद का जो टाइम था, वहाँ पर आपका सिंगल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। कोलिशन गवर्नमेंट का टाइम आ चुका था। तो उस टाइम पे मतलब जो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस थे वो थोड़ा डिस्प्यूटेड होने लगे, वहाँ पर थोड़ा सा बिगड़ने लगे। तो डिमांड्स अब हम लोग देखते हैं कि मतलब जितने भी स्टेट्स थे ना, उनका डिमांड्स क्या क्या था। जैसे हर एक स्टेट का ऑटोनॉमी का मतलब कुछ अलग अलग होता था। तो कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो सोचते थे कि उनको थोड़ा सा ज़्यादा पावर देना चाहिए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपेयर में सब्जेक्ट्स को बढ़ा देना चाहिए स्टेट लिस्ट में। तो ऐसे देश थे जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, उसके बाद आपका हो गया तमिलनाडु हो गया,
तो ऐसे ऐसे और इस ये जो स्टेट्स हैं उनके खुद पार्टीज भी, क्योंकि ये स्टेट के जो पार्टीज थे आखिर वही तो रूल कर रहे थे और वो कांग्रेस के पोजीशन में थे, तो ये मांग कर रहे थे कि स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स को बढ़ाया जाए, उनको और ज़्यादा इंपॉर्टेंस और ज़्यादा पावर दिया जाए। दूसरा चीज़ ये कि वो कुछ स्टेट्स के अनुसार कि हम लोगों को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे दिया जाए, जिससे भी क्या होता है ना कि जो भी स्टेट में जितना भी पैसा रहता है वो सेंट्रल के पास चला जाता है, फिर सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूट करती है हर एक स्टेट को अलग अलग पैसा। तो वो चाहते कि ऐसा ना हो, जो पैसा हमारे स्टेट में हो वो हमारी स्टेट में खर्च हो जाए, यानी कि हम लोगों को एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल जाए। तीसरा चीज़ वो लोग चाहते थे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको भी उन्हीं लोग संभाले। अब ये तो हद हो गई भाई। अब खुद तो ही सोचो, अगर नेता लोग के अंडर अगर एक सीएम है, अगर एक ब्यूरोक्रेट, वो अपना काम कैसे कर पाएगा? वो पॉलिटिशियन के अंडर में, अगर पॉलिटिशियन के प्रेशर में, मतलब होना जरूरी है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई ज़रूरत है, लेकिन कुछ स्टेट्स ये भी चाहते थे। फिर चौथा चीज़ ये है कि जो स्टेट्स है ना, जैसे हाईली, जैसे तमिलनाडु, आप देखिएगा तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ऐसा आप देखोगे देश से अलग करने की बात कही जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पर हिंदी बोलने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे, करीबन ना के बराबर, लेकिन तमिल बोलने वाले मेजॉरिटीज ऑफ द पीपल है। तो लिंग्विस्टिक के चलते यहाँ पर लोग सोचते हैं कि लिंग्विस्टिक के अनुसार पर भी स्टेट का डिवीजन हो जाए, स्टेट को एक अलग से ऑटोनॉमी मिल जाए। अब लोग बात करते हैं रोल ऑफ प्रेसिडेंट्स, रोल ऑफ गवर्नर और प्रेसिडेंट रूल के बारे में। अब देखो यार, इसका क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है फेडरलिज्म पर। देखो, हर एक स्टेट का अपना अलग गवर्नर होता है, महाराष्ट्र का अलग, झारखंड का अलग, लेकिन ये जो गवर्नर्स होते हैं ना, वो अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं? ये अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। अब मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी बिल को वो रोक सकता है गवर्नर प्रेसिडेंट के आदेश पर। अब आप सोचो, अगर वो एक पार्टिकुलर जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पार्टी, अगर वो पार्टिकुलरली अपने ही पार्टी से गवर्नर को हर एक स्टेट में बैठाए, तो ये तो दिक्कत हो जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पर तो फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगा नहीं। इसी के कारण क्या होता था ना कि जो स्टेट पहले कांग्रेस के टाइम पर ये था कि वो अपने गवर्नर्स को अपॉइंट कर देती थी, तो इससे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था लॉ को अप्लाई करना या फिर डिसीजन ले पाना स्टेट के द्वारा, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता था। फिर ये कंट्रोवर्सीज के कारण ना फिर ये बोला गया कि जो भी गवर्नर अपॉइंट होते हैं वो विदाउट एनी पार्टीशन, यानी कि कोई भी मतलब जो होता है ना भेदभाव, उसके उसके बेसिस पर बायस जो सिस्टम है ना उस पर नहीं चुना होना चाहिए, यानी कि कोई एक ही पार्टी के फेवर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नर का रोल बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है। और आर्टिकल 356 के तहत जो प्रेसिडेंट रूल है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के अंदर है। इसमें कोई भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू किया जा सकता है अगर गवर्नर सजेस्ट करे तो, और ये 3 साल से ज़्यादा नहीं चल सकता है। ये एक चीज़ है। अब लोग आगे चलते हैं डिमांड्स फॉर न्यू स्टेट्स की तरफ। तो देखिए, डिमांड्स ऑफ न्यू स्टेट आखिर अराइज क्यों होते हैं? देखिए, स्टेट्स आखिर होते क्यों? स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स लिंग्विस्टिक के बेसिस पर होते हैं, लिंग्विस्टिक बेस पर, या फिर कल्चरली बेस पर, या फिर आप कह सकते हो अपने अलग अलग ट्रेडिशन या हिस्ट्री के बेस पर। तो अगर कहीं पर ऐसा कोई कम्युनिटी को लग रहा है कि हमारा इनसे अलग है, थोड़ा सा हम लोग अलग बोल सकते हैं, हम लोग अच्छे से रह सकते हैं अलग में, तो वहाँ पर स्टेट क्या, सेंट्रल भी खुद सोचेगी कि हाँ इस स्टेट को अलग करना चाहिए। और स्टेट को अलग करने का काम किसका? पार्लियामेंट का। तो वो तो आसानी से हो सकता है, तो लेकिन इसको पहले साबित करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेट खुद बोलेगा कि नहीं ये अलग होगा, तब हम लोग को और फायदा रहेगा। तो ऐसे होता है एक स्टेट अलग। तो बहुत सारे स्टेट हो ना वो चाहते कि लोग, और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जब देश इंडिपेंडेंट होता है ना, ये कहा जाता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट बन सके उतना बनाओ, क्योंकि आखिर आपको भी उसी के साथ अच्छा लगेगा जिसका बिहेवियर आप ही के जैसा हो। अब जो मेहनती आदमी है उसको अच्छा लगेगा किसके साथ? मेहनती आदमी के साथ। अब एक चोर ही से साथ तो दोस्ती करें, वो पुलिस साथ तो दोस्ती कर नहीं सकता। इसी तरह एक स्टेट में कॉमन कल्चर या फिर कॉमन लैंग्वेज के लोग रहते हैं, इसलिए डिफरेंट स्टेट बनाया जाता है। ये किसका काम होता है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का। 1953 में ये रिकमेंड किया गया था, मतलब ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन देखी थी कौन कौन के जहाँ पर कहाँ पर ज़रूरत है स्टेट को बनाने की। इसी तरह बहुत सारे स्टेट अलग हो गए, जैसे महाराष्ट्र अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया बिहार से। इसी तरह बहुत सारे स्टेट्स अलग हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। हमने कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में किसके बारे में बात की? हमने बात की सेंटर और स्टेट के बारे में। लेकिन एक और कॉन्फ्लिक्ट, जैसे स्टेट और स्टेट या फिर दो स्टेट से भी ज़्यादा,
ऐसे केस में क्या होता है ना कि मेनली दो रीजंस होते हैं। पहला रीजन होता है बॉर्डर डिस्प्यूट और दूसरा रीजन होता है रिवर डिस्प्यूट या फिर कोई कैनल डिस्प्यूट, जैसे YSL जो सिद्धू मूसेवाला का गाना भी निकला था, ठीक है। तो यमुना सतलज लिंकेज वाला जो कैनल है, ये भी आप देखोगे तो पंजाब और हरियाणा के बीच में एक तरह से डिस्प्यूट ही है। साथ ही साथ आप लोग देखोगे तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स बहुत होते हैं, जैसे मेरा ये इतना टेरिटरी मेरा है, ये झारखंड का है, ये बिहार का है, ये उत्तर प्रदेश का है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा मतलब डिस्प्यूट्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा झगड़ा होते हैं। तो उस केस में हम लोग जुडिशरी की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल चीज़ में नेगोशिएशन से ही काम चलाना पड़ता है। वहाँ पर जुडिशरी कोई काम में ज़्यादा आती है नहीं जुडिशरी वहाँ पर। अब हम बात करते हैं स्पेशल प्रोविजंस के बारे में, ठीक है। तो देखिए, हमारी कंट्री में ना कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनको एक स्पेशल दर्जा दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर एथनिसिटी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर आप समझिए कि कॉमन पीपल्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही डाइवर्सिटी है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप्स है, जैसे नागाज वगैरह, मिजोज ये सब है। तो उस केस में उनको थोड़ा सा स्पेशल दर्जा देना जरूरी हो जाता है, जो कि हमारा आर्टिकल नंबर 371 में भी है, आप लोग देख सकते हैं। ये स्पेशल प्रोविज़न ज़रूरी है, लेकिन एक स्पेशल प्रोविज़न एक हमारे जो पहले स्टेट हुआ करता था, उसका स्पेशल प्रोविज़न हमें एक अलग टॉपिक में पढ़ना, वो है जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर और आर्टिकल नंबर 370 आप लोग तो जानते ही होंगे, फिर बाद में 5 अगस्त 2019 को ये हट गया। लेकिन अब आप समझो, ये इसका एक कॉन्सेप्ट जब अगस्त में हटा, आर्टिकल 370 हट गया। 370 हटने के बाद ये जो स्टेट है ना, वो तो पूरा बदल गया है। लेकिन हम लोग अभी बात करेंगे 370, जब 370 था आर्टिकल, तब क्या था जम्मू एंड कश्मीर, बात करते हैं 370 में ऐसी क्या क्या पावर थी। 370 जम्मू एंड कश्मीर को अलग फ्लैग देता था, अलग कॉन्स्टिट्यूएंट देता था, अलग कॉन्स्टिट्यूशन देता था, अलग गवर्नमेंट देता था। आपको पता है, अगर पूरे के पूरे देश में इमरजेंसी लग गई है तो कोई स्टेट चूँ से च्या नहीं कर सकता, लेकिन जम्मू कश्मीर के वहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, उसके परमिशन के बिना जम्मू एंड कश्मीर में इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर कर सकते थे आप, जब 370 था। इसके बाद हम लोग बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में जब 370 था तो कॉन्करेंट लिस्ट का बहुत कम चीज, मतलब सॉरी, यूनियन लिस्ट का बहुत कम चीज़ वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉलो करवा पाती थी। मेनली जो लिस्ट जितने मतलब सारे जो बाकी जो सब्जेक्ट्स फॉलो होते थे ना, वो सब स्टेट गवर्नमेंट फॉलो कराती थी। ये 370 था। अमेंडमेंट्स वहाँ पर कराए जा सकते थे, वहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट ला सकती थी, लेकिन वो सिर्फ अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल नंबर 368 के तहत होता था। और साथ ही साथ आप देखोगे ना तो 370 के अंदर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो उतना कुछ अपना 100% दे भी नहीं पाती थी 370 की वजह से, क्योंकि एक अलग दर्जा प्रोवाइड करता था। लेकिन जब 370 हटा, 370 जब हट गया, उसके बाद जो चेंज आया ना, ड्रास्टिक चेंज, वो हम लोग तो अभी भी देख ही रहे हैं। तो इसके वजह से जो स्पेशल प्रोविज़न था वो हट गया, उसके बाद यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो गया। इसके बाद तो आपको पता ही है। तो ये था हमारा फेडरलिज्म चैप्टर। आखिर में कॉन्सेप्ट यही है कि फेडरलिज्म अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ डिस्प्यूट्स भी होते हैं जो कि आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन फेडरलिज्म बहुत ही ज़रूरी है। जैसे बेल्जियम में भी यही हमने अडॉप्ट किया। बाकी इसके टाइप्स भी, जैसे होल्डिंग टुगेदर है या फिर कमिंग टुगेदर है, वर्टिकली, पावर, हॉरिजॉन्टली, तो वो 10th में था। आप लोग चाहो तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं आगे। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।